हेलो बच्चों। अपन यहाँ जेई मेंस फिजिक्स प्रीलिम्स वंस जो अभी आपका पेपर हुआ है, फर्स्ट पेपर जो 10 अक्टूबर को अभी हुआ है, उसके अपन क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करेंगे। विद सॉल्यूशन आपको पूरा समझाया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि एक चार्ज क्यू है तो और मास एम है। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू मास एम स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द ओरिजिन अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और वेलोसिटी भी गिवन है। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, द स्पीड ऑफ पार्टिकल विल बिकम 2v0 आफ्टर टाइम। मतलब किस टाइम बाद आप पार्टिकल की जो स्पीड है वो 2v0 हो जाएगी। आपको इनिशियल स्पीड क्या दे रखी है, v0 दे रखी है, जो जेकेब दी हुई है, मतलब वाई डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक्स डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड भी आपको एक्स डायरेक्शन में दिया हुआ है। पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगेगा। पार्टिकल का पाथ कौन सा होगा, हेलिकल पाथ होगा। क्लियर। ई इज पैरेलल टू बी है। हमको ये पता है कि मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट चेंज द स्पीड सिंस इट्स नॉट डूइंग वर्क। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स वर्क करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा तो फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इक्वल टू क्यू ई। यहाँ पे अपने को ई की वैल्यू ई नोट गिवन है तो क्यू ई नोट आई केप डायरेक्शन में, इसलिए मैंने क्यू ई नोट आई केप लिखा। एक्सलेशन कितना आ जाएगा, क्योंकि एक्सलेशन कितना होता है बेटा, एफ इक्वल टू एम ए। तो मास यहाँ पे चला गया तो एक्सलेशन आ गया क्यू ई नोट बाय एम आई नोट। स्पीड क्या होती है, एक्सलेशन इंटू टाइम होती है, तो एक्स डायरेक्शन में स्पीड आ गई क्यू ई नोट अपॉन एम इंटू टी। अब मुझे नेट वेलोसिटी चाहिए किसी टी टाइम पर, और ये टाइम टी है, तो किसी टी टाइम पर उसके पास स्पीड एक तो वी नोट थी ही, साथ में इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से स्पीड आ गई वी एक्स स्क्वायर। अब तो वी एक्स स्पीड आ गई तो यहाँ से यदि मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी नोट स्क्वायर, जो किसके इक्वल है, गिवन इक्वेशन में 2v0 के इक्वल है। इसको अपन ने सोल्व किया तो वी एक्स की वैल्यू आई √3v0 और ये वी नोट की वैल्यू वी एक्स की इक्वल, जो वी एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली थी कितनी, क्यू ई नोट बाय एम, क्यू ई नोट बाय एम इंटू टी। तो टाइम की वैल्यू आ गई मेरे पास √3m वी नोट बाय क्यू ई। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाता है मेरा, ऑप्शन डी, √3m वी नोट बाय क्यू ई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी वेक्टर एट एन एंगल 45 डिग्री। कितना एंगल है, 45 डिग्री एंगल है। ठीक है, विद द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। द पिच ऑफ अ हेलिकल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज पी। पिच आपको पी दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ द हेलिक्स विल बी, आपको रेडियस फाइंड करनी है। पिच का फॉर्मूला होता है वी कोस थीटा 2πm क्यूबी, और थीटा क्या होता है यहाँ पे, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, जो 45 आपको गिवन है। तो कोस 45 की वैल्यू 1/√2, तो कितना आ गया 2πm√2 क्यूबी। क्लियर। इसी तरह से यदि मैं रेडियस का देखूंगा फॉर्मूला, उस हेलिकल पाथ की रेडियस क्या होगी, तो m/क्यूबी वी साइन थीटा, और थीटा मुझे फिर से 45 गिवन है तो 45 यहाँ पुट गया तो रेडियस आ गई मेरे पास m/mv/√2 क्यूबी। क्लियर। तो यहाँ से यदि मैं r और p दोनों का रेशो निकालूंगा तो 1/2π आएगा, और r मेरे पास आ गया p की टर्म में कितना आ गया, p/2π, जो कि ऑप्शन सी में सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ कंडक्टिंग रोड ऑफ लेंथ l एंड मास m इज मूविंग डाउन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा विद कांस्टेंट वेलोसिटी v. A current I is flowing in the conductor in a direction perpendicular to the paper invert. मतलब पेपर के इन्वर्ट डायरेक्शन में, मतलब इस तरह से अंदर की तरफ करंट है। क्लियर। अ वर्टिकल अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड B एग्जिस्ट इन स्पेस, देन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी। इस तरह से है, यहाँ पे मान लो वायर ऐसे अंदर है और इस पे अंदर की तरफ करंट है बेटा, ऐसे यहाँ पे। तो DL जो वेक्टर होगा वो अंदर की तरफ होगा। अपन यदि इसकी डायरेक्शन निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, L क्रॉस B। तो अपन राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे तो इन्वर्ट अपन क्या रखेंगे, L और B की तरफ कर्ल करेंगे, तो थंब किस तरफ आएगा, इधर, मतलब इधर से ऊपर कर्ल करेंगे, थंब इस तरफ आएगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ये वाली हुई, और मैग्नेटिक फोर्स होगा कितना, ILB। अब यहाँ से ये जो है इधर नीचे कितना फोर्स लग रहा है इस पे, mg साइन थीटा, और अपवर्ड फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, fm कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पे यदि ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, एंगल थीटा होगा। तो डाउनवर्ड फोर्स mg साइन थीटा, अपवर्ड फोर्स fm कोस थीटा। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्वेश्चन में गिवन है अपने को, तो एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो fm कोस थीटा इक्वल टू mg साइन थीटा।
एफ एम कितना होगा अपना आई एल बी कोस थीटा एम जी साइन थीटा, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास एम जी बाई आई एल टेन थीटा, जो कि मुझे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द फील्ड ड्यू टू अ वायर ऑफ एन टर्न and radius r which carries a current I is measured on the axis of coil at a small height h from the center of the coil. This is smaller than a field at a centered by friction. आपको फ्रिक्शन फाइंड करना है कि कितने फ्रिक्शन में छोटा होगा। ठीक है, अब इस तरह से मान लो एक कोयल है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I और इसमें n टर्न है, नंबर ऑफ टर्न n और रेडियस r गिवन है, करंट I फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ से किसी h डिस्टेंस पे क्या बोला गया, इट इज मेजर ऑन द एक्सिस ऑफ अ कोयल एट अ स्मॉल डिस्टेंस h फ्रॉम द सेंटर ऑफ कोयल। इसके सेंटर से h डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p है, वहाँ पे मुझे देखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p, तो p पे यदि अपन देखेंगे तो कितना होगा, म्यू नोट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की पावर 3/2। ये अपने पास फॉर्मूला होता है कौन सा, ऑन एक्सिस करंट कैरिंग कोयल के किसी एक्सिस पे यदि कोई पॉइंट हो तो वहाँ पे यदि मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो। और सेंटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नोट 4 पाई 2 पाई एन आई बाई आर। क्लियर। दोनों का मैं रेशो निकाल दूंगा, ये दोनों इक्वेशन का। यदि मैं बी पी बाई बी सी मैंने किया तो आर क्यूब, आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया 3/2 और आर स्क्वायर को सोल्व किया तो आर क्यूब से आर क्यूब कट हो जाएगा और इसको ऊपर ले गए हैं तो कितना हो गया, पावर -3/2 हो गया है। और अपन को ये पता है कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अपन लगाएंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स। तो 3/2 जो माइनस का है वो आगे की तरफ आ जाएगा। तो बी पी बाई बी सी यहाँ पे ये आ गया रेशो। ठीक है, फ्रिक्शन वैल्यू यदि मुझे निकालनी है तो कितना हो गया, बी सी माइनस बी पी बाई बी सी होता है। इसको मैंने सोच लिया 1 माइनस बी पी बाई बी सी, 1 माइनस और बी पी बाई बी सी की वैल्यू यहाँ से मैंने इधर पुट कर दी तो मेरे पास आ गया 3h स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर। ये फ्रिक्शन वैल्यू आ गई और यही मेरे से क्वेश्चन में पूछा था, सेंटर बाय फ्रिक्शन तो 3h स्क्वायर, ऑप्शन ए सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2 वायर AO, ये AO वायर हो गया और OC वायर हो गया। ठीक है, करंट कैरिंग एक एंड से ये इन्फाइनाइट पे जा रहे हो और यहाँ पे फिक्स है O पॉइंट पे, इक्वल करंट I, दोनों में करंट I सेम फ्लो हो रहा है। फिगर में अपन को गिवन वन एंड ऑफ बोथ वायर एक्सटेंड टू इन्फाइनाइट, एक वायर इन्फाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, एंगल AOC आपको अल्फा गिवन है। फाइंड क्या करना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द बाइसेक्टर ऑफ दिस 2 वायर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट O। इस पॉइंट P पे मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, जो कि यहाँ से देखें तो एंगल बाइसेक्टर पे है अल्फा/2 पे। क्लियर। तो इसका डायग्राम मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाया है, आप देखो ये अल्फा/2 है, ये अल्फा/2 है। यहाँ से डिस्टेंस मैंने ये डिस्टेंस d मान ली और ये डिस्टेंस d मान ली है। यदि अपन वायर में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा और इस वायर में भी करंट बाहर फ्लो हो रहा है तो इस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में थंब रख के फिंगर को कर्ल करेंगे तो फिंगर क्या आएगी, बाहर की तरफ आएगी। ठीक है, तो दोनों पे इस पॉइंट पे अपन देखेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। मतलब जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 2b कोई भी एक वायर की वजह से अपन देखेंगे उसका डबल कर देंगे। क्लियर। 2, तो मान लो कोई एक वायर है जो एक एंड से इन्फाइनाइट है, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2 म्यू नोट आई 4 पाई डी यहाँ पे डिस्टेंस मैंने मान ली है, दोनों डिस्टेंस डी होगी क्योंकि देखें आप ये अल्फा/2 ये अल्फा/2, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, तो यहाँ से ये डिस्टेंस भी डी होगी। क्लियर। दोनों डिस्टेंस डी हो गई तो एक एंगल जो एंड इन्फाइनाइट पे जा रहा है वहाँ पे एंगल sin 90 बनेगा और दूसरा एंगल ये कितना होगा अपने पास 90 माइनस अल्फा/2। तो sin 90 प्लस sin 90 माइनस अल्फा/2 2 म्यू आई 4 पाई और d की वैल्यू कितनी होगी यहाँ मैंने निकाली है। देखो साइन अल्फा/2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, d/r लिख सकता हूँ। ये राइट एंगल ट्राइंगल में देख लो आप d/r, तो यहाँ से d कितना आ गया, r साइन अल्फा/2 और वही मैंने यहाँ पे पुट करा r साइन अल्फा/2 1 प्लस कोस अल्फा/2। इसको सोल्व किया तो कितना आया, म्यू नोट आई 2 पाई r, ये 2 से 2 ये 4 2 टाइम्स कट हो गया, 2 पाई r इधर साइन अल्फा/2 1 प्लस कोस अल्फा/2। डायरेक्शन पूछी नहीं है पर आउटवर्ड डायरेक्शन है। अपने पास ऑप्शन कौन सा आ गया है, ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अपन को गिवन है, 2 सर्कुलर सिमिलर कोएक्सियल लूप कैरीज इक्वल करंट इन अ सेम डायरेक्शन, इफ द लूप आर ब्रॉट नियरर व्हाट विल हैपन। ठीक है, सर्कल सिमिलर है बेटा और कोएक्सियल है, मतलब मान लो ऐसे 2 सर्कल बनाए हैं मैंने
और उसमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। अब होता क्या है बेटा कि यहाँ पे होगा क्या, ये आपसे पूछा है। तो व्हेन द लूप्स आर ब्रॉट नियरर, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ईच लूप इंक्रीज, thus the current will induce in each loop in a direction opposite to its own current in order to oppose increase in magnetic flux। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट इंड्यूस होगा किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। और यही तो लेंज लॉ होता है। तो लेंज लॉ के हिसाब से क्या होगा बेटा, करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर, करंट को डिक्रीज होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अ फ्लेक्सिबल वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कोइल। द रेडियस ऑफ कोइल चेंज शोन इन द फिगर। ठीक है, द ग्राफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन द कोइल इज रिप्रेजेंट बाय। अपने को यहाँ पे किस हिसाब से रेडियस चेंज हो रही है वो गिवन है, और अपने को इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ बनाना है। आप इधर देखो बेटा, ए टू बी और सी टू डी में रेडियस सेम है। क्लियर, अब जब रेडियस कांस्टेंट है तो एरिया चेंज नहीं होगा, एरिया चेंज नहीं होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स कोई चेंज नहीं आएगा तो इंड्यूस ईएमएफ तो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। मतलब ए भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। अब अपने पास बचे हैं बी और सी। क्लियर, अब यहाँ देखो आप बी टू सी में जाएंगे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अब अपन को पता है इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, डी फाई बाय डी टी। इंड्यूस ईएमएफ बी डी बाई डी टी, फाई कितना बेटा, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर बी डी आर बाई डी टी। इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया आर के रिस्पेक्ट में, तो आर स्क्वायर का 2r और डी आर बाई डी टी। अब यहाँ देखो आप बी टू सी में अपन देख रहे हैं तो आर क्या है बेटा, प्रोपोर्शनल है, आर टी के प्रोपोर्शनल, मतलब डी आर बाई डी टी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जब डी आर बाई डी टी कॉन्स्टेंट होना चाहिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये भी एक तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और कौन सा ऑप्शन सही आएगा, अपना ऑप्शन बी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8। अ कंडक्टिंग रोड पी क्यू ऑफ लेंथ एल इक्वल टू 2 मीटर दिया हुआ है अपन को, स्पीड दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड, और एंगल कितना बना रहा है वो 30 डिग्री विद इट्स लेंथ। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2T एग्जिस्ट इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी इनवर्ट। ठीक है, लेंथ दी हुई है 2 मीटर, बी 2 टेस्ला, वी 2 मीटर पर सेकेंड और थीटा 30 डिग्री। रोड मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, देन ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो अपने को फॉर्मूला पता है एल डॉट वी क्रॉस बी, या इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं बी डॉट एल क्रॉस वी। तो बी एल वी, एल और वी के बीच में आपको एंगल कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। बी की वैल्यू, एल की वैल्यू, वी की वैल्यू और साइन 30 1/2 पुट किया अपन ने, तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास 4 वोल्ट जो आया। और ये इंड्यूस ईएमएफ ये क्या, एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। अब मैं करंट की डायरेक्शन देखूं यदि, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्यू से पी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इन्वर्ट है, तो फ्लेमिंगो लॉ से अपन देखेंगे क्यू से पी आएगी। और करंट मुझे पता है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, मतलब पॉइंट पी हैज हाई पोटेंशियल देन पॉइंट क्यू, तो वी पी माइनस वी क्यू कितना हो जाएगा मेरे पास 4 वोल्ट। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन सर्किट फाइंड करंट थ्रू द 5 इंडिकेटर इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में मुझे करंट फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 5 मिली एच दिया हुआ है। इतना मुझे पता है कि देखो यहाँ से बेटा 20 वोल्ट की बैटरी है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और इधर 2 इंडक्टर ये यहाँ से करंट जाएगा। अब ये दोनों पैरेलल में इधर और इधर यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। और यहाँ करंट आई आ रहा है तो आई को क्या लिख सकता हूँ मैं, I1 + I2 इक्वल टू आई। और पोटेंशियल डिफरेंस मैंने दोनों में सेम किया, दोनों को इक्वल करके क्या किया है, देखो आप Li इज इक्वल टू DI1 dt और L2 इक्वल टू DI2 बाय dt। इंटीग्रेट किया तो यहाँ से मेरे पास रिलेशन क्या आ गया, Li1 इक्वल टू Li2। स्टेडी स्टेट की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्टेडी स्टेट में मुझे ये पता है कि यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी करंट से फ्लो होगा, और t इक्वल टू इन्फाइनाइट टाइम पे कुछ इस तरह की कंडीशन होगी, 5 ओम रेजिस्टेंस होगा, तो I कितना हो जाएगा मेरे पास V/R। क्लियर, तो 20/5 तो कितना आया करंट, 4 एम्पियर। अब ये रिलेशन मुझे पता है बेटा, L1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है मुझे 5, इसको मैंने L1 मान लिया, इसको मैंने L2 मान लिया, L2 10 गिवन है, तो यहाँ से I1 I2 में रिलेशन आया मेरे पास I2 इज इक्वल टू I1/2। और पहले मुझे ये पता था, इक्वेशन में निकाली I1 + I2 इक्वल टू I, तो I इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया है 3I1/2, और I1 मेरे पास आ गया है 2I/3। 2I/3 आ गया है। I की वैल्यू 4 जो मैंने यहाँ निकाली वो इधर पुट कर दी है, तो I1 की वैल्यू आ गई है 8/3।
तो करंट थ्रू 5 मिली एच इंडक्टर इन स्टेडी स्टेट कितना हो गया है 8/3 एम्पियर, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है मुझे, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 3 अलग अलग सर्किट दिए हुए हैं, L1, R1 और L2, R2 की आपको वैल्यू दी हुई है, ठीक है। नेगलेक्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस को आपको नेगलेक्ट करना है, टाइम कांस्टेंट और सर्किट 1, 2, 3 में आपको फाइंड करना है क्या होगा। देखो पहला जो आप डायग्राम देखेंगे इसमें ये क्या है बेटा, दोनों ये L1 L2 सीरीज़ में है और R1 R2 सीरीज़ में है तो L1 प्लस L2 कितना हो जाएगा 1 + 2 3 और R इक्विवेलेंट ये कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 तो कितना हो गया 3 ओम। तो टोटल यहाँ पे मैं देखूंगा तो कितना आ जाएगा L/R तो 3/3 म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे कितना हो गया 3/3 कितना आ गया 1 ms। यहाँ पे देखो आप L इक्वल टू, अब ये देखो इसमें डायग्राम 2 में L1 और L2 क्या है पैरेलल है तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है L1 L2/L1 प्लस L2 1 × 2 1 + 2 कितना आ गया 2/3 और R इक्विवेलेंट कितना होता है R1 R2/R1 प्लस R2 तो 1 × 2 1 + 2 कितना आ गया 2/3 फिर से L/R का रेशियो कितना आ गया 1। क्लियर। और डायग्राम 3 में देखेंगे अपन तो L1 और L2 क्या है सीरीज में है तो L1 1 हो गया L2 2 हो गया तो कितना आ गया 3 आ गया। इसी तरह से R इक्विवेलेंट यदि देखेंगे अपन तो R1 R2 अपन R1 प्लस R2 तो कितना हो गया 1 × 2 1 + 2 पैरेलल में है तो 2/3 हो गया यहाँ पे और L/R का इस बार रेशियो कितना आ गया 9/2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, ये आपको सर्किट दिया हुआ है, 2 बल्ब दिए हुए हैं B1 B2 और यहाँ पे कैपेसिटर 5, ये इंडक्टर दिया हुआ है 10 ठीक है। वोल्ट कितना है अपने पास 220 वोल्ट है। आपको फाइंड करना है देखो क्या कि कौन सा बल्ब ज़्यादा जल रहा है कौन सा कम जल रहा है कौन सा ब्राइटर होगा कैसे होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्लियर। C की वैल्यू 500 दी हुई है, L की वैल्यू 10 दी हुई है। मुझे ये पता है X = 1/C ओमेगा होता है और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2πf। क्वेश्चन में गिवन है C की वैल्यू 5 × 10⁻⁻6 2π और F क्वेश्चन में गिवन है 50 तो यहाँ से XC कितना आ गया 6.3 ओम। क्लियर। इसी तरह से XL होता है L ओमेगा की जगह 2πf, L है 10 × 10⁻³ 2π और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स तो मेरे पास इसको कैलकुलेट करने पे कितना आ गया बेटा 3.14 पाई। तो मतलब इधर से अपन को पता लग रहा है कि XL जो है वो कम है XC से, XL = XC मतलब रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी करंट उतना ज़्यादा होगा और करंट जितना ज़्यादा होगा ब्रांच में उतना ही ज़्यादा ब्राइटर। तो देखो B2 ज़्यादा होगा B1 कम होगा क्लियर। तो ऑप्शन बी B2 विल ब्राइटर देन B। क्लियर। इन LCR सर्किट क्वेश्चन नंबर 12 इन LCR सर्किट करंट resonant frequency 600 Hz and half power point are at 650 and 550 Hz. द क्वालिटी फैक्टर बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वालिटी फैक्टर पूछा है अपन से, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला अपन को सीधा पता है F0 = F0 F2 - F1। F0 कितना गिवन है क्वेश्चन में अपने को, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 600 गिवन है और F2 A1 गिवन है 650 और 550। वैल्यू पुट करी अपन ने 600 650 550 तो कितना आ गया 6 आ गया मेरे पास क्वालिटी फैक्टर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है a resistor and an inductor are connected to an AC supply of 120 volt and 50 hertz. The current in the circuit is 3 ampere. If the power consumed in the circuit is 108 volt, then the resistance in the circuit is power consumed in AC circuit is dissipated only by the resistive component. Clear? तो यहाँ पे जो पावर होगी सिर्फ रेजिस्टिव कंपोनेंट की वजह से होगी और वो कितनी होगी I/RMS²/R। तो R कितना आ जाएगा P/R I/RMS²। P की वैल्यू 108 क्वेश्चन में गिवन है अपने को पावर और I/RMS भी कितना है बेटा यहाँ पे 3 एम्पियर। तो 3 की वैल्यू पुट करके कितना आ गया 12। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था 12 ओम आंसर आ गया। ठीक कर लिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास गिवन है द वोल्टेज टाइम ग्राफ VT ग्राफ आपको दिया हुआ है, ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है द RMS वैल्यू ऑफ V इन टाइम इंटरवल 0 से T/4। 0 से T/4 में मुझे फाइंड करना है तो VRMS का फॉर्मूला मुझे ये पता है बेटा कितना होता है V ∫ V² dt/dt। क्लियर। मैंने VRMS का स्क्वायर लिखा तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से T टाइम के लिए लिखा मैंने, पर मुझे 0 से T/4 के लिए करना है तो मैं आगे 0 से T/4 के लिए इंटीग्रेट करूंगा इसको। पर मुझे ये पता है स्ट्रेट लाइन देखो यहाँ से सिर्फ इतनी स्ट्रेट लाइन देखनी है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो इससे क्या मैं इक्वेशन लिखता हूँ y = mx + c। y एक्सिस पे y है mx + c। यहाँ पे देखो इधर आप स्लोप क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है V0 और बेस कितना है T/4 तो V0 अपॉन T/4 स्लोप हो गया T।
क्लियर। तो मेरे पास v की वैल्यू आ गई है 4v0 t बाई टी। अब 0 से t/4 के लिए आपसे पूछा है तो मुझे 0 से t/4 के लिए इसको इंटीग्रेट करना है। v की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की 4v0 t स्क्वायर, 4v0 कैपिटल T का स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दिया। यहाँ टी क्यूब बचेगा, टी क्यूब देखो आप टी स्क्वायर है, यदि मैं टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूँगा तो कितना आएगा, t³/3 आएगा और t⁴ अपर लिमिट और 0 लोअर लिमिट है। जब यहाँ पे लिमिट पुट करी मैंने तो मेरे पास कितना आ जाता है, VRMS का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, V0²/3। तो VRMS हो गया V0/√3 जो कितना आया बेटा 0 से t/4 टाइम के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स अलोंग ए फ्लोर वाइल अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड F इज अप्लाइड एट एन एंगल थीटा। ठीक है, एक फ्लोर पे बेटा ये ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है और थीटा एंगल पे अपन फोर्स लगा रहे हैं। क्लियर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दिया हुआ है, यहाँ सरफेस पे फ्रिक्शन दिया हुआ है आपको म्यू के, जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन है। देन द ब्लॉक एक्सेलरेशन a इज गिवन बाय, ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता करना है। सिंपल क्वेश्चन है, देखो आप F कोस थीटा इधर आएगा क्योंकि अपन कंपोनेंट लेंगे जिसके साथ थीटा उसके साथ कोस, F कोस थीटा और F साइन थीटा। फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा सरफेस पे, ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा और नीचे mg लगेगा। ये पूरा अपन ने इसका FBD बना लिया। अब अपन को पता है ब्लॉक इधर चलेगा, एक्सेलरेशन इधर होगा। नॉर्मल फोर्स की पहले मैंने कैलकुलेशन कर ली, नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है जो कितना होगा mg माइनस F साइन थीटा, F साइन थीटा लगेगा यहाँ पे। तो फोर्स कितना और फ्रिक्शन कितना होता है म्यू के n, तो ये नॉर्मल n जगह n रख दिया मैंने, तो कितना हो गया mg साइन थीटा mg माइनस F साइन थीटा। क्लियर, ये मेरे पास फ्रिक्शन आ गया। अब F नेट इक्वल टू m है, मुझे पता है एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो ब्लॉक को चला रहा है कौन सा फोर्स, F कोस थीटा माइनस फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा है तो माइनस F बाई m इधर आ गया नीचे डिनोमिनेटर में, तो F बाई m कोस थीटा माइनस म्यू के g माइनस F बाई m साइन थीटा। ऑप्शन बी मेरा सही है। क्लियर। A ball is thrown upward with an initial velocity. A ball is thrown upward with an initial velocity v0 from the surface of the earth. The motion of the ball is affected by the drag force equal to m gamma v square, where m mass, v instantaneous velocity, and gamma is a constant. Time taken by the ball to rise the zenith राइट इट्स जेनिथ, जेनिथ मतलब मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट मतलब वेलोसिटी 0। क्लियर। तो यहाँ पे अपन देखेंगे बेटा, इसका मैंने थोड़ा FBD बनाया किसी भी t टाइम पे, तो v0 स्पीड से मान लो ऊपर जा रही है, उसके पास नीचे एक तो mg लगेगा, साथ में ड्रैग फोर्स जो हमेशा क्या होगा बेटा, वो मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा जिसको ड्रैग कर रहा है। वैल्यू क्या है, m गामा v स्क्वायर। F नेट इक्वल टू m है, तो ma सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अपन ने लगाया, तो ma इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस FD और माइनस mg। FD की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया बेटा माइनस g प्लस गामा v स्क्वायर। एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, dv/dt लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे वेलोसिटी देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है मुझसे, टाइम पूछा गया है ना, कितने टाइम पे वेलोसिटी 0 होगी। dv/dt यहाँ पे इधर लिखा एक्सेलरेशन g प्लस गामा v स्क्वायर, इसको नीचे लेके आ गया मैं, इंटीग्रेट किया मैंने, इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे तो इंटीग्रेट t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी v0 है, तो किसी t टाइम पे वेलोसिटी 0 होगी। कब, वही टाइम आपसे पूछा है जब वेलोसिटी उसकी 0 होगी। तो 1 बाय गामा कॉन्स्टेंट बाहर निकाला, dv g बाय गामा प्लस v स्क्वायर इक्वल टू माइनस dt। अब देखो ये वाली टर्म कुछ इस तरह से दिख रही है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होता है, 1 बाय a टेन इनवर्स x बाय a। तो इसमें आप देखेंगे x की वैल्यू क्या है बेटा v1, a स्क्वायर की जगह क्या है g बाय गामा, तो a की जगह क्या हो जाएगा रूट g बाय गामा। तो dv बाय यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय अंडर रूट गामा g बाय गामा टेन इनवर्स v बाय रूट g बाय गामा और v0 से 0, और यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, तो 0 से t। जब लिमिट पुट करी है यहाँ से तो टाइम की वैल्यू मेरे पास ये आ गई है, t इज इक्वल टू 1 बाय रूट जी वाई टेन इनवर्स गामा जी माइनस v0। ये मेरा ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड डाउन द प्लेन इंक्लाइन एट 30 डिग्री विद एन एक्सेलरेशन g/4। द वेलोसिटी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मुझे फाइंड करनी, वैल्यू फाइंड करनी मुझे
काइनेटिक फ्रिक्शन की। अब देखो 30 डिग्री एंगल पे एक एम मास का ब्लॉक रखा है, इसका एफडी बनाते हैं अपन। नीचे की तरफ इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, mg sin थीटा, ऑब्वियसली mg लगेगा। तो इसके इंक्लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो कौन सा आएगा, mg sin थीटा, और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो mg cos थीटा आएगा। ऊपर की तरफ लगेगा सरफेस पे नॉर्मल, और साथ में इधर फ्रिक्शन लगेगा जो क्या होगा म्यू एन, और एन की वैल्यू कितनी होगी mg cos थीटा, तो म्यू mg cos थीटा। क्लियर। ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो mg sin 30 माइनस म्यू mg cos 30 इक्वल टू ma, मास से मास सब तरफ से कट हुआ, m इज इक्वल टू कितना हो गया g/2 माइनस म्यू जी √3/2, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है g/4, तो यहाँ से मैंने जब कैलकुलेट किया तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई है 1/2√3। क्लियर, और ये ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 18, a uniform cable of mass m length l is placed on a horizontal surface such that its 1/nth part is hanging below the edge of the surface। 1/nth part hang कर दिया इसका surface। the lift to lift the hanging part of the cable up to the surface the work done should be। इस वाले पार्ट को ऊपर की तरफ लेने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये अपन से पूछा है। यूनिटरी मेथड से अपन नॉर्मली पहले ये अपने काम आएगा इस क्वेश्चन में। एल लेंथ का मास m है तो यूनिट लेंथ का मास m/l, तो l/n लेंथ का मास कितना होगा m/l इंटू l/n, तो कितना हो गया m/n। इसी तरह से 1 माइनस l इंटू 1 माइनस 1/n लेंथ का ये होगा। क्लियर। अब मुझे ये पता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय mg, यहाँ पे mg क्या है कंजर्वेटिव फोर्स है, और वर्क डन बाय mg क्या हो जाएगा माइनस u, और u इस वाले पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी मुझे पता है कितनी होगी बेटा माइनस m/n gl/2n। किस तरह से लिखा मैंने, मुझे पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी mgh। क्लियर। इस वाले मास को मैं उठा रहा हूँ, ये मास है जिसका लेंथ कितनी है l/n, इसका मास कितना होगा m/n, और g तो कांस्टेंट रहेगा, और h कितना होगा, h मैंने यहाँ से सेंटर ऑफ मास का लिया है क्योंकि इस पॉइंट पे कुछ कम पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ ज़्यादा होगी, ऐसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी, तो अपन एक सेंटर की पोटेंशियल एनर्जी ले जिसकी लेंथ कितनी है h कितनी है l/2n, तो मेरे पास mgh की वैल्यू कितनी हो गई m/n gl/2n, माइनस माइनस प्लस, और मेरे पास आंसर आ गया mgl/2n स्क्वायर, जो कि mgl/2n स्क्वायर, ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स इन वन डायमेंशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स that varies with the distance traveled by the particle is shown in the figure। the kinetic energy of the particle after it has traveled 3 मीटर। तो यहाँ से ग्राफ आपको दिया हुआ और आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। अच्छा, आपको फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ दिया है, मुझे ये पता है वर्क डन क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, और इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस क्या है एरिया अंडर द एफ एस कर्व। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ से क्या हो गया एरिया अंडर द एफ एस कर्व, और एरिया अंडर द एफ एस कर्व निकालना है तो ये वाला जो पार्ट है ये रेक्टेंगल है, इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, तो इसका एरिया हो गया 4, और ये ट्रेपेजियम इसका एरिया हो गया 1/2, पैरेलल साइड 2 + 3 इंटू हाइट कितनी हो गई 1, तो कितना हो गया 2.5, टोटल एरिया कितना हो गया 4 + 2.5 मतलब 6.5 जूल। यही काइनेटिक एनर्जी क्या होगी टोटल एरिया 6.5 जूल के इक्वल होगी, तो आंसर मेरे पास आ गया है ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द रेशियो ऑफ पावर ऑफ 2 मोटर इज दिस। आपको ये पावर रेशो दिया हुआ है पावर्स का 2 मोटर का। देयर आर केपेबल ऑफ राइजिंग 300 kg वाटर इन 5 मिनट्स। ठीक है, एक मोटर के लिए डेटा गिवन है, और दूसरी मोटर 50 kg वाटर इन 2 मिनट रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द वेल ऑफ 100 मीटर डीप। द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, एवरेज पावर जो होगी बेटा क्या होगी टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन mgh/t। पावर 1/पावर 2 मैंने रेशियो निकाला mgh/t, तो g और h दोनों के लिए 100, h 100 मीटर है, g कॉन्स्टेंट ये कट जाएगा, मेरे पास आया m1t2 अपॉन m2t1। m1 कितना गिवन है मुझे पहली मोटर के लिए 300, और टाइम कितना गिवन है 5 मिनट। दूसरी मोटर के लिए कितना गिवन है m2 50 kg और टाइम गिवन है 2, तो कितना आ गया 12/5। तो 12/5 को मुझे जो रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 3√x/√x + 1 उसके इक्वल किया मैंने, और यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो मेरे पास कितनी आ गई x की वैल्यू 16, जो कि मेरा आंसर है। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक इज 0.5 एंड द टेबल स्मूथ, मतलब यहाँ पे टेबल और 2 kg वाले ब्लॉक के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। मुझे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन फाइंड अप्लाई द मूव द ब्लॉक टुगेदर, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स मुझे फाइंड करना है कि दोनों ब्लॉक साथ में चले। सबसे पहले मैंने एफ मैक्स निकाला, किस पे, इस वाली सरफेस पे। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा कितना होगा, म्यू एन, मतलब 0.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन हो जाएगा। बोथ द ब्लॉक मूव टुगेदर, दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे ऐसा मैंने माना, तो क्या होगा, टोटल मास 3 kg और फोर्स F लग रहा है, तो एक्सलेरेशन कितना हो जाएगा, F/3। अब 1 kg मास के लिए यदि मैं स्टडी करता हूँ जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, F = ma, मास 1 kg और एक्सलेरेशन कितना होगा, यहाँ से मैंने पुट किया, कितना होगा बेटा, एक्सलेरेशन F/3, और यही F/3 मैंने यहाँ पुट किया, और ये जो फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा, म्यू एन, एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन इज इक्वल टू एम जी, जो मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो म्यू एम जी इक्वल टू F/3, और म्यू एम जी की वैल्यू कितनी आई है, 5 न्यूटन, जो F/3 के इक्वल है, और फोर्स कितना आ गया मेरे पास, 15 न्यूटन। क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पुल्ड अप on a smooth inclined plane making an angle 30 degree with the horizontal with an effective acceleration 1 meter per second। एक्सलेरेशन गिवन है मुझे, मास गिवन है मुझे, 30 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है। द पावर डिलीवर्ड बाय पुलिंग फोर्स एट t = 10 सेकंड, t = 10 सेकंड में आपको कितनी पावर डिलीवर करनी पड़ेगी इसको ऊपर खींचने के लिए। ऊपर फोर्स F लग रहा है, नीचे मुझे पता है mg का एक कंपोनेंट आएगा, थीटा कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है, तो यहाँ पे आएगा mg sin थीटा, मतलब 5g sin 30 = ma, तो F net = ma मैंने यहाँ पे लगाया, F net = ma। नेट फोर्स कितना होगा, F - 5g sin थीटा, मास 5 kg और एक्सेलरेशन 1, तो F - 5g 50 और sin 30 1/2, तो 25 = 5, F = 30 न्यूटन आया। क्लियर, फोर्स मेरे पास आ गया है। V = u + 80, V = u + 80 से यहाँ पे कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 1, और टाइम t कितना गिवन है, 10 सेकंड, वेलोसिटी कितनी आ गई है, 10 मीटर पर सेकंड। अब कांस्टेंट फोर्स है, वेलोसिटी है, मेरे पास फॉर्मूला है F × V, फोर्स भी इधर है, वेलोसिटी भी इधर है, तो कितना हो गया, 30 × 10, 300 वोल्ट की पावर लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the current required to the passed through a solenoid of 15 centimeter length and 60 turn in order to demagnetize of a bar magnetic intensity 2.4 into 10⁻³ is, मुझे करंट पूछा है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है, H = NI होता है, और N क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ टर्न क्या होगा, N/L, और मुझे यहाँ पे N दिया हुआ है कितना, 60 टर्न पर यूनिट लेंथ। ठीक है, लेंथ कितनी दी हुई है, 15 × 10⁻² सेंटीमीटर में गिवन है, तो यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला था H की वैल्यू 2.4 × 10⁻³, कैपिटल N 60, और यहाँ पे स्मॉल l जो लेंथ गिवन है वो 15 × 10⁻²। I में जब इधर वैल्यू पुट करी मैंने, तो I की वैल्यू कितनी आ गई है, 24/4, मतलब 6 एम्पियर, 6 एम्पियर। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, the value of aluminum susceptibility is 2.2 × 10⁻⁻⁵. The percentage increase in the magnetic field if space within a current carrying toroid is filled with aluminum is x/10⁴. मुझे परसेंटेज इंक्रीज गिवन है, देखो B = म्यू H+1, ये फॉर्मूला हम सबको पता है, तो म्यू H मैंने कॉमन लिया, और म्यू H की वैल्यू कितनी है बेटा, B0 1 + x, B0 x, यहाँ से x कितना आ गया, B - B0 अपॉन B0। क्लियर, परसेंटेज इंक्रीज चाहिए, और परसेंटेज इंक्रीज मुझे पता है कि कितना होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, तो मैंने इसी टर्म में इसको चेंज कर दिया है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और ये B - B0/B0 मुझे गिवन है 2 × 2 × 10⁻⁵ × 100, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2.2 × 10⁻³ और 2.2 अपॉन 10⁻³, तो कितना आ गया मेरे पास, x/10⁻⁴ के इक्वल किया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 22। क्लियर, तो अपने पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सीरीज LR सर्किट पावर ऑफ 400 वोल्ट इज डिसिपेटेड फ्रॉम a source 250 volt 50 hertz. The power factor of the circuit is 0.8. In order to bring the power factor to unity, a capacitor value C is added in series to L are taking the value of C is N/3 pi
म्यू एफ द वैल्यू ऑफ एन। एन मुझे फाइंड करना है, मुझे पार ये फॉर्मूला पता है कितना होता है बेटा, वी नोट आई नोट या वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, वी नोट स्क्वायर बाई जेड कोस फाई। तो पार 400, वी नोट मुझे 250 क्वेश्चन में गिवन है, जेड इंटू 0.8, तो यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आ गई है 1.2125 ओम। नेट इम्पीडेंस ऑफ सर्किट कितना आ गया मेरे पास 125 ओम। क्लियर। पावर फैक्टर कोस फाई आर बाई जेड होता है, ये पता है, जो कितना गिवन है 0.8, तो 0.8 इंटू जेड आर, और यहाँ से जेड की वैल्यू 125 पुट की तो कितना आया 100 मेरे पास आ रहा है। क्लियर। क्वेश्चन में मुझे गिवन है इन ऑर्डर टू ब्रिंग द पावर फैक्टर टू यूनिटी, मतलब कोस फाई डैश कितनी वैल्यू 1 करनी है मुझे, मतलब फाई इज इक्वल टू कितना करना है 0। क्लियर। तो फाई इज इक्वल टू 0 करना है, और ये मुझे पता है कि ये कब है बेटा, जब कब पॉसिबल होगा एक्सएल माइनस एक्सी। इस केस में क्या होगा माइनस एक्सएल माइनस एक्सी 0 होगा, मतलब एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्सी। क्लियर। तो यहाँ से मैं देखूंगा जेड, मेरे को फॉर्मूला ये पता होता है, जेड की वैल्यू क्या होती है बेटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर आर स्क्वायर, जेड की वैल्यू पुट करी, आर की वैल्यू पुट करी, एक्सएल कितना आ गया 75। इसी तरह यदि 75 यहाँ पे पुट किया मैंने एक्सी पे, एक्सएल 75 जो एक्सी के इक्वल है 1 ओमेगा सी, तो सी की वैल्यू आ गई 1/75 ओमेगा। ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी मुझे क्वेश्चन में गिवन है 50 हर्ट्ज, तो सी की वैल्यू आ गई 10⁻6 2 पाई 50 इंटू 75, 400/3 पाई। क्लियर। तो 400/3 पाई 10⁻6 किस लिए आया, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे आंसर चाहिए माइक्रोफेरेड में। क्लियर। तो 400/3 पाई और इनकी वैल्यू यहाँ से 400 आ गई है। क्लियर। ये आपके सारे सॉल्यूशन हो गए हैं बेटा क्वेश्चंस के। फिर भी इसमें यदि आपको कुछ डाउट्स रहता है तो आप क्लासेस में आके कांटेक्ट करके डाउट सारे क्लियर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। डाउट्स कुछ भी नहीं रहना चाहिए, डाउट्स क्लियर करते चलें और आगे बढ़ते चलें।